माई मैं कुछ और ना मंगा बस सैम आसिफ एपिसोड नंबर 21। इस वक्त सब लोग हवेली के लाउंज में मौजूद थे क्योंकि मौलवी साहब हवेली आ चुके थे और अब इन्हें आगे का लाहा अमल तय करना था। अफान और अजलान जैसे ही आते सोफे पर बैठे तो मुलाजमा ने चाय लाते टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। जबकि सब ने अपना अपना चाय का कप उठाया तो मौलवी साहब अजलान की तरफ मुतवज्जा हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जादू इतना सख्त किया गया होगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आलिम सुल्तान कोई आम जिन नहीं है, वो अपनी दुनिया का बादशाह है। तुम्हें याद हो तो इसने कहा था मैं सुल्तान हूँ और हम सुल्तानों को सिर्फ खून की बलि चढ़ती है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फूफा ईमान ने वर्षा का खून किसी तरीके से इस शख्स को भेजा होगा जिसने आलिम सुल्तान को बलि दी थी। अब दूसरी चीज़ बची जादू पक्का करने का अमल, जिसमें किसी गुड़िया या किसी पुतले या इंसानी खोपड़ी पर जादू करते वर्षा की तस्वीर को इसके साथ कहीं दफन किया होगा। हमें इस चीज़ को और वर्षा की तस्वीर को ढूंढना होगा। मौलवी साहब की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला तो मौलवी साहब ने कुछ सोचते जवाब दिया जिस पर सब लोग ही परेशान हुए। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें ढूंढना है? देखो बेटा, वर्षा के खून की बलि दी गई थी। इसका मतलब है कि जादू बहुत सख्त किया गया है और खून की बलि के साथ हमेशा किसी पुतले पर जादू किया जाता है। इसलिए हमें एक ऐसा पुतला ढूंढना है जिस पर वर्षा की तस्वीर को बांधा गया हो और तुम्हें इस पुतले को जलाना होगा। ऐसा करने से यह जादू ख़त्म हो जाएगा और वर्षा के ऊपर से इस असेब का साया हट जाएगा। फिर वर्षा पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगी। ये तो आसान काम है, हमें बस पुतला ढूंढ कर जलाना है। अफान के सवाल पर मौलवी साहब ने परेशानी से जवाब दिया तो साहिल खुशी से बोला, जिस पर मौलवी साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। ये काम तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। वो जिन कभी भी तुम्हें इस पुतले को जलाने नहीं देगा और इस पुतले को बस वही शख्स जला सकता है जो वर्षा से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता है, यानी कि इसका भाई अजलान या इसका बाप रहमान आज़म, या फिर वो शख्स जो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, यानी कि इससे इश्क करता है और शादी करने का ख्वाहिशमंद है। और इतना ही नहीं, इस पुतले को जलाने के साथ साथ तुम्हें वर्षा का भी पूरा ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी जिन कब इतनी आसानी से किसी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। कभी इम्कान है कि वो वर्षा को मार भी सकता है। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो पुतला कहाँ पर है? काला जादू सिर्फ रात के आखिरी पहर में किया जाता है, जब पूरी दुनिया नींद के मज़े लौटती है तब इस तरह के काले कारनामे अंजाम पाते हैं। और हाँ, जब बात हो बलि देने की तो वो जादू अक्सर कब्रिस्तान में किसी कब्र पर बैठकर किया जाता है क्योंकि अक्सर जिनों का बसेरा कब्रिस्तान होता है। अब ये जादू कब्रिस्तान में हुआ है या नहीं ये हमें आलिम सुल्तान बताएगा और लगे हाथों इससे कब्रिस्तान का भी पता चल जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। मौलवी साहब अफान की तरफ देखते बोले तो अफान ने नजरें झुकाई, फिर अजलान ने फौरन सवाल किया तो मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया, यानी कि हमें वर्षा पर फिर से इस जिन को हाजिर करना होगा। हाँ, और ये काम हमें आज रात ही करना होगा। जितने दिन गुजरते जाएंगे इतना ही वर्षा की जान पर खतरा बढ़ता जाएगा। मगर आज रात हम इसे इस हवेली में नहीं बुला सकते, इसके लिए हमें खुले आसमान की ज़रूरत होगी। मैंने सुना है कि चांद की रोशनी में जिनको काबू करना आसान काम है, इसीलिए तो काले जादू वाले कब्रिस्तान का इंतखाब करते हैं। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। समरा की बात सुनते मौलवी साहब फौरन बोले तो अजलान ने एक गहरा सांस लेते जवाब दिया, जिस पर मौलवी साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी नहीं, हमें इस जिन को आधी रात में बुलाना होगा, यानी कि रात 12 बजे हम सब वहां जाएंगे। मगर बेटा, आपको यहाँ हवेली में रहकर ही हमारा इंतजार करना होगा, हम आपको इस तरह रात में अपने साथ नहीं ले जा सकते। जी मौलवी साहब। अजलान की बात पर मौलवी साहब फौरन बोले तो समरा ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर मौलवी साहब उठते अपने काम से चले गए। अब इनकी मुलाकात रात 10 बजे होनी थी। वो पांचों तो इस बात पर बहुत खुश थे कि वर्षा की इस जिन से अब जान छूट जाएगी, मगर पांचों इस बात से अनजान थे कि आज की रात इन पांचों के लिए बहुत भारी थी। आज की रात वो पांचों ना सिर्फ एक दूसरे से जुदा होने वाले थे बल्कि इन सबकी जिंदगियां एक नया मोड़ लेने वाली थी। सब लोग रात का खाना खाने टेबल पर बैठे थे। रोज की तरह आज भी सब ने एक दूसरे को छेड़ते मजाक करते हल्की फुल्की बातों में खाना खाया था। खाना खाने के बाद सब लोग टीवी लाउंज में आकर बैठे तो अफान ने रोज की तरह टीवी ऑन किया। ये इसकी आदत थी कि खाने के बाद रोज वो हेडलाइंस सुनता था और ये आदत इसने नवाब शाह आकर भी नहीं छोड़ी थी। इसने जैसे ही टीवी ऑन किया तो सब लोग टीवी की तरफ मुतवज्जा हुए। टीवी पर चलने वाली खबर ने सबको हैरान करके रख दिया था। अभी अभी आपको बताते चले, सैम कार वर्क्स की मालकिन सैम आसिफ के फार्म हाउस पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये आग इतनी भड़क चुकी है कि पूरा फार्म हाउस इस वक्त खंडर बन चुका है। जराये के मुताबिक ये आग जानबूझकर लगाई गई है और इसे शॉर्ट सर्किट जाहिर किया गया है। कभी इम्कान है कि सैम आसिफ इस वक्त अपने फार्म हाउस पर मौजूद थी और यह हमला इनके ही जान लेने के लिए किया गया है। फार्म हाउस पर आग लगने से 4 जानें जा चुकी हैं, जिनमें से 2 खवातीन और 2 मर्द हैं। फार्म हाउस का गार्ड बुरी तरह से जख्मी है और किसी भी किस्म का बयान देने से कासिर है। अब लाशों को टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि सैम आसिफ जिंदा है या नहीं। मजीद जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ सुनने के बाद लाउंज में सन्नाटा छा गया। फिर समरा का फ़ोन बजा जो इसने पहली बेल पर ही रिसीव किया और कान से लगा लिया। जी मॉम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फार्म हाउस पर नहीं थी, मैं नवाबशाह में हूँ, एक दोस्त के साथ छुट्टियों पर हूँ।
आपसे बाद में बात करूंगी, अल्लाह हाफिज़। समरा कॉल रिसीव करती फ़ौरन बोली, फिर कुछ सुनने के लिए रुकी, 2 मिनट बाद फिर बोली और कॉल काट गई। फिर उठती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि पीछे बाकी सब बस खामोशी से न्यूज़ सुनने लगे। समरा ने रूम में आते ही नरमीन को कॉल मिलाई और इससे सारी इन्फॉर्मेशन ली। इसके बाद कॉल काट गई। नरमीन ने इसे बताया था कि इसकी जान को खतरा है और ज़ीशान खान ने इसके मेन शोरूम्स भी जला दिए हैं और फार्म हाउस भी जला दिया है, जिसका मतलब था कि सैम आसिफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। सैम कार वर्क्स की साख तबाह हो चुकी थी, साथ ही साथ सैम आसिफ को अपनी जान का खतरा भी था। अब इसे अपने कमबैक के लिए ना सिर्फ कुछ वक्त दरकार था बल्कि एक अच्छे प्लान की भी ज़रूरत थी। अभी समरा अपने रूम में सारा प्लान सोच ही रही थी कि मुलाजमा इसके पास आई। मैम आपको नीचे सर बुला रहे हैं। ठीक है, आती हूँ। मुलाजमा की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो मुलाजमा ने हाँ में सर हिलाया, फिर नीचे को गई तो समरा भी इसके पीछे पीछे नीचे आई। सैम हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजलान की बात सुनते समरा ने हाँ में सर हिलाया तो अफान, साहिल, अजलान, वर्षा और मौलवी साहिब बाहर की जानिब बढ़े, जबकि समरा वापस अपने कमरे में आ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग हवेली से कुछ दूर एक सुनसान और कच्चे रास्ते पर उतरे तो मौलवी साहिब के बताने पर कुछ दूर जाते अजलान ने गाड़ी रोकी। जिस जगह पर अजलान ने गाड़ी रोकी वहां से कुछ दूर घना जंगल था जो कि वहां खड़े नजर आ रहा था, जबकि इर्द गिर्द बहुत सन्नाटा था, यूं जैसे वहां कोई जीरू मौजूद ही ना हो। मौलवी साहिब ने वहां उतरते ही अपना सामान निकालना शुरू किया, जबकि अजलान, अफान और साहिल इनकी मदद करने लगे। वर्षा को तो वो सब देखकर ही खौफ आ रहा था। इसने येलो कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी, काले बालों को कैचर में बांधे, येलो दुपट्टा सर पर लिए, येलो सैंडल्स पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। चांद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। सारी तैयारी होने के बाद मौलवी साहिब ने वर्षा को एक गोल दायरे में खड़ा किया और फिर कुछ पढ़कर इस पर फूंका तो वर्षा का पूरा जिस्म कपकपाने लगा और 2 मिनट बाद वर्षा बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर ठीक 12 बजे हर बार की तरह वर्षा के सामने गोश्त का टुकड़ा रखते मौलवी साहिब ने ऊंची आवाज में सूरतुल जिन पढ़ना शुरू की तो यकदम ही वर्षा की आंखें सुनहरी से चमकती सब्ज हुई। इससे पहले कि वर्षा कुछ करती, मौलवी साहिब ने दम किया पानी इस पर डाला तो वर्षा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। साहिल, अफान और अजलान तीनों ही खामोशी से खड़े मौलवी साहिब को देख रहे थे, जबकि मौलवी साहिब कुछ पढ़कर वर्षा पर फूंक रहे थे। मुझे बताओ किस जगह पर तुम्हें इस बच्ची के खून की बलि दी गई थी? तुझे क्या लगता है मौलवी मैं इतनी आसानी से बता दूंगा और पीछा छोड़ दूंगा इसका? नामुमकिन। मैंने कहा बताओ किस जगह पर तुम्हें बलि दी गई थी। मौलवी साहिब के सवाल पर आलिम सुल्तान कहका लगाकर हंसा और बोला तो मौलवी साहिब ने इस पर दम किया पानी डाला और फिर दोबारा चीख कर सवाल किया तो आलिम सुल्तान ने कहका लगाया, फिर कुछ पढ़ते मौलवी साहिब पर फूंका तो मौलवी साहिब के कानों में एक निस्वानी चीख गूंजने लगी। ये चीख इतनी खौफनाक और जोरदार थी कि मौलवी साहिब ने अपने कानों में उंगलियां घुसाई, जबकि अजलान, अफान और साहिल तो मौलवी साहिब को देखकर हैरान हो रहे थे। फिर 2 मिनट बाद ही मौलवी साहिब जमीन बोस हुए तो वो तीनों भागकर मौलवी साहिब के पास आए। अजलान और साहिल मौलवी साहिब के पास बैठते इन्हें सहारा देकर बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अफान पीछे खड़ा इन्हें देख रहा था। तभी वर्षा ने जंगल की तरफ दौड़ लगाई तो अफान भी इसके पीछे भागा, जबकि अफान को वर्षा के पीछे जाता देखकर अजलान और साहिल फौरन से मौलवी साहिब को उठाने लगे। बच्चों, मेरा अमल बेकार हो गया है, अब तुम्हें खुद ही इस पुतले को ढूंढना होगा। इतना पक्का है कि वो पुतला एक कब्रिस्तान में है और वो कब्रिस्तान कराची में है, मगर किस कब्रिस्तान में ये नहीं पता। तुम्हें अपनी बहन की खातिर इस पुतले को ढूंढकर जलाना होगा और जितनी जल्दी हो सके वर्षा की शादी कर देना। ऐसे में इस जादू का असर कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ये जादू सिर्फ वर्षा की शादी के लिए किया गया है। मगर इस जादू के जरिए जिस जिन को वर्षा पर हावी किया है वो एक शैतानी जिन है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह इस बच्ची को ठीक कर दे। वो जंगल बहुत खतरनाक है, इसे वहां से निकाल लाओ। अगर वो वर्षा को इस जंगल में लेकर खो गया तो तुम वर्षा को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अजलान ने जैसे ही मौलवी साहिब को सहारा देते बिठाया तो मौलवी साहिब फौरन बोले, फिर इनकी नाक और कान से खून बहने लगा और इन्हें सांस लेने में मसला होने लगा। फिर देखते ही देखते मौलवी साहिब अजलान की बाहों में ही दम तोड़ गए। मौलवी साहिब की वफात के बाद अजलान ने फौरन अफान को फ़ोन किया और जंगल की तरफ बढ़ा तो साहिल भी इसके पीछे गया। दूसरी तरफ अफान वर्षा के पीछे इस घने जंगल में भागा था। वर्षा तेज तेज भागती इस जंगल में दूर जा रही थी, जबकि अफान भी इसके पीछे इसी स्पीड में भाग रहा था। फिर वर्षा जाती किसी बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ी तो अफान इसी दरख्त के नीचे खड़ा होता इसे देखने लगा। तभी अफान का फ़ोन बजा तो इसने फ़ौरन कॉल अटेंड की, मगर अगले ही लम्हे कॉल कट गई। वजह सिग्नल का आना जाना था। फिर अफान ने फ़ौरन से अजलान को मैसेज किया कि वो वर्षा के साथ ही है, वर्षा की फिक्र ना करे, वो दोनों जंगल में बहुत आगे आ चुके हैं और इस वक्त वर्षा दरख्त पर बैठी है। वो दोनों मौलवी साहिब को लेकर वापस हवेली चले जाएं, वो वर्षा को लेकर हवेली आ जाएगा। अफान ने जैसे ही मैसेज किया तो वो सेंड ना हुआ। फिर अफान ने गोल घूमते सिग्नल ढूंढे, साथ साथ वर्षा पर भी नज़र रखी हुई थी। मैसेज जैसे ही सेंड हुआ तो इससे अजलान का जवाब मसूल हुआ, जिसमें मौलवी साहिब की वफात का लिखा था और कहा था कि वो दोनों मौलवी साहिब को लेकर वापस हवेली जा रहे हैं। मौलवी साहिब की बॉडी को ऐसे लवारिस नहीं छोड़ सकते।
वो वर्षा को लेकर जल्द हवेली पहुंचे ताकि वो लोग वापस कराची के लिए निकल सके। अजलान का मैसेज पढ़ते अफान ने मोबाइल जेब में डाला और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो सामने ही वर्षा खड़ी थी। वर्षा को देखते अफान बुरी तरह से डरा, मगर अगले ही पल इसने वर्षा को पकड़ना चाहा, जो फौरन से अपना आप छुड़ाती भागी। तो अफान एक बार फिर इसके पीछे भागा। भागते भागते वो दोनों जंगल में कहीं बहुत दूर निकल आए थे। अभी वो दोनों भाग ही रहे थे कि अफान को एक आइडिया आया और फिर इसने फौरन से अपने मोबाइल में अजान लगाई। अजान की आवाज़ जैसे ही वर्षा के कानों में पड़ी तो वर्षा अपने कानों पर हाथ रखती चिल्लाने लगी और 2 ही मिनट में आलिम सुल्तान वर्षा के बीच में से निकल गया। तो अफान ने फौरन से आगे बढ़ते वर्षा को सहारा दिया और उसे लेकर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वर्षा को होश आया तो खुद को अफान की बाहों में देखते वर्षा सख्त शर्मिंदा हुई और फिर फौरन से अफान से दूर हुई। तुम ठीक हो वर्षा? जी, मगर हम हैं कहाँ? हम लोग जंगल में हैं। तुम्हें आलिम सुल्तान यहाँ ले आया था और मैं तुम्हारे पीछे था। मौलवी साहिब को चोट लगी है, इसलिए हजलान और साहिल इनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हमें जल्द से जल्द हवेली पहुँचना है। अफान के सवाल पर वर्षा हाँ में सर हिलाती बोली तो अफान ने फौरन जवाब दिया, बस इसे मौलवी साहिब की वफात का नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। जबकि अफान की बात सुनते वर्षा ने हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों उठ खड़े हुए। फिर फौरन वापस की तरफ बढ़े तो थोड़ा दूर जाकर अफान को अंदाज़ा हुआ कि वो लोग इस जंगल में खो चुके हैं। वापसी का रास्ता अफान को तो नहीं आता था, जबकि वर्षा जब इस जंगल में आई तो अपने हवासों में ना थी, मगर अफान ने ये बात वर्षा पर ज़ाहिर ना होने दी। काफ़ी दूर जाने के बाद वर्षा थक कर एक दरख्त के पास बैठी। अफान सर, मैं बहुत थक गई हूँ और कितना चलना पड़ेगा? मैं नहीं जानता वर्षा, मुझे इस जंगल से वापसी का रास्ता नहीं आता। हमें रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। वर्षा की बात सुनते अफान भी इसके पास बैठता बोला तो वर्षा को रोना आने लगा। इसने मुंह बनाते अफान को देखा तो अफान ने इसे एक सख्त घूरी से नवाजा, जिस पर वर्षा ने फौरन नजर झुकाई। वर्षा, अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा और इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं, फिर तुम इनका खाना बन जाओगी। नहीं, मैं तो नहीं रो रही, चले रास्ता ढूंढते हैं। अफान की धमकी सुनते वर्षा फौरन से उठ खड़ी हुई, फिर घबराहट से बोली। तो अफान ने हाँ में सर हिलाया, फिर आगे की तरफ बढ़ा तो वर्षा भी इसके पीछे पीछे आगे बढ़ी। एक तो घना जंगल था, ऊपर से रात का वक्त, इन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनते वर्षा ने डरते अफान की शर्ट पीछे से पकड़ी तो अफान ने फौरन इसका हाथ पकड़ा। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगे। दूसरी तरफ अजलान और साहिल मौलवी साहिब की बॉडी लेते हवेली पहुंचे तो इन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। मुलाजमा ने इन्हें बताया कि समरा अपने कमरे में आराम कर रही थी, मगर जब वो चाय का पूछने इसके कमरे में गई तो समरा वहाँ मौजूद ना थी। इसने पूरी हवेली में समरा को ढूंढ लिया, मगर समरा इसे कहीं ना मिली, जबकि समरा का सारा सामान इसके कमरे में ही मौजूद था। समरा को सुनते अजलान तो सर पकड़कर बैठ गया। इसने सोचा था कि अब इस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर सब कुछ और भी ज्यादा खराब हो गया था। वर्षा और अफान जंगल में फंसे थे, मौलवी साहिब वफात पा गए थे, समरा हवेली से गई थी और वो और साहिल कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसे बहुत टेंशन हो रही थी। अब तो पूरी रात गुजर चुकी थी, सवेरा होने को आया था, मगर वर्षा, अफान और समरा का अब भी कुछ पता ना था। अफान के पास सिग्नल्स नहीं थे, जबकि समरा का तो नंबर ही बन जा रहा था। नरमीन को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। अजलान इस वक्त बहुत टेंशन में था, जबकि साहिल इसे झूठे दिलासे दे रहा था। इसके सिवा वो बेचारा कर भी क्या सकता था। परेशान तो वो भी बहुत था। मौलवी साहिब के घर वालों को इनकी वफात का बता दिया गया था और इनकी फैमिली हवेली पहुंच चुकी थी। हवेली में हर सू मातम का माहौल था। मौलवी साहिब की बीवी और बच्चों को देखकर हर आंख में आंसू था। इनका हंसता खेलता घर उजड़ गया था। 10 बजे के करीब मौलवी साहिब का जनाजा पढ़ाया गया था और फिर इन्हें सपुर्दे खाक कर दिया गया था। अब आगे अल्लाह और इनका मामला था। मौलवी साहिब की बीवी का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि अजलान चाहकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वर्षा और अफान को चलते चलते सुबह हो गई थी, मगर अभी तक इन्हें रास्ता नहीं मिला था। वो दोनों अभी चल ही रहे थे कि इन्हें सामने एक झील नजर आई, जिसे देखकर वर्षा फौरन से पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, जबकि अफान पास खड़ा सिग्नल ढूंढने लगा। वर्षा ने पानी पीते प्यास बुझाई और मुड़ी तो इसे सामने ही अफान फोन पर किसी से बात करता नजर आया। शायद इसे सिग्नल्स मिल गए थे। अजलान मौलवी साहिब की तदफीन से अभी लौटा ही था कि इसका फ़ोन बजा। अफान का नंबर देखते अजलान ने फ़ौरन रिसीव किया। हेलो अफान, यार कहाँ है? सुबह हो गई है, तुम लोग आए नहीं अभी तक। अजलान, हम दोनों जंगल में खो चुके हैं। मैं जल्द रास्ता ढूंढ कर वापस आऊँगा, तुम हमारा इंतज़ार न करो, फ़ौरन से कराची निकल जाओ। तुम्हें इस पुतले को ढूंढ कर जलाना है। वर्षा मेरे साथ है और बिल्कुल महफूज है, तुम वर्षा की फिक्र मत करो, हम वापस जल्द आएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अपना, साहिल और समरा का ख्याल रखना। यार कैसे ख्याल रखूँ? समरा कल रात से हवेली से लापता है, कहाँ गई कैसी है किसी को नहीं पता, मगर मैं जल्द इसे ढूंढ लूंगा और मैं अभी के अभी कराची के लिए निकलता हूँ। तुम अपना और वर्षा का ख्याल रखना। जैसे जैसे सिग्नल मिले फ़ोन करते रहना। अजलान कॉल रिसीव करते फ़ौरन बोला तो अफान ने परेशान से जवाब दिए, जिस पर अजलान फ़ौरन बोला तो अफान भी समरा के गायब होने का सुनकर परेशान हुआ। इससे पहले अफान कुछ भी कहता, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, शायद सिग्नल चले गए थे। कॉल कटने के बाद अजलान फ़ौरन साहिल के पास आया। अफान का फ़ोन था, वो जंगल में खो गए हैं, मगर अफान कह रहा था वो लोग जल्द वापस आएंगे। हम फिक्र ना करें, हमें जल्द से जल्द कराची पहुँच कर इस पुतले को ढूंढ कर जलाना है ताकि वर्षा
वर्षा को इस जिन से आज़ादी मिले। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं सैम को भी जल्द ढूंढ लूंगा, मगर इस वक्त वर्षा की जान ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जल्दी से अपना और अफान का सामान पैक करो। मैं वर्षा, समरा और अपना पैक करता हूँ। हम अभी के अभी कराची के लिए निकलेंगे। ठीक है, जल्दी चलो। अजलान की बात सुनते साहिल फौरन बोला और फिर वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों सारी पैकिंग करते लाउंज में आए और जल्दी से सामान गाड़ी में रखते कराची के लिए निकल गए। अफान कॉल काटता मुड़ा तो इसे सामने ही वर्षा एक पत्थर पर बैठी नजर आई। क्या हुआ वर्षा, सब ठीक है? अफान, सर मुझे भूख लग रही है। तो इतना बड़ा जंगल है, किसी भी दरख्त से फल तोड़कर खा लो। अफान का सवाल सुनते वर्षा फौरन बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने मुंह बनाया। इसे कहाँ दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ना आता था। वर्षा का मुंह देखते अफान फौरन से एक दरख्त पर चढ़ा और इस दरख्त से सेब तोड़ते वर्षा को मारा तो वर्षा ने चौंक कर अफान की तरफ देखा। अफान सर, आप ऊपर कैसे चढ़े? भूलो मत वर्षा, मैं ISI का एक एजेंट हूँ। हमारी ट्रेनिंग में हमें दरख्त पर चढ़ना, खुद की और अपने साथ वाले की हिफाजत करना और कई कई दिन भूखे प्यासे रहना भी सिखाया जाता है। तुम्हारा अजलान भाई मुझसे भी जल्दी दरख्त पर चढ़ सकता है। वर्षा का सवाल सुनते अफान हंसते बोला तो वर्षा भी मुस्कुराई। फिर इसने फौरन से सेब को झील के पानी से धोकर खाया। तभी अफान नीचे उतरा। इन दोनों ने सेब खाने के बाद आगे जाने का फैसला किया था। अभी वो दोनों बैठे सेब खा ही रहे थे कि 4 आदमी इस झील की तरफ निकल आए। वो चारों ही हुलिये से गुंडे मवाली लग रहे थे, मगर असल हैरानी की बात यह थी कि वो चारों ही शक्ल से अफान और वर्षा की तरह थके हुए नहीं लग रहे थे, जैसे इस झील पर आना इनका रोज का काम हो। वर्षा और अफान को देखते वो चारों ही हैरान हुए। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इन चारों में से एक आदमी आगे बढ़ा और इसने अपने साथ खड़े आदमी के कान में सरगोशी की, जबकि इसकी सरगोशी वर्षा ने तो नहीं, अफान ने जरूर सुन ली। वर्षा तो इन आदमियों को देखकर सोच रही थी कि वो दोनों इन आदमियों की मदद से जंगल से बाहर निकल सकते हैं, और यही सोचते वर्षा 2 कदम आगे बढ़ी। सुनिए भाई, आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? जी जी जरूर, क्यों नहीं बताएंगे आपको हम रास्ता। आप हमारे साथ चलें, आपको जन्नत तक की सैर करवाएंगे। क्या मतलब? वर्षा की बात सुनते एक आदमी कमीनी हंसी हंसता बोला तो वर्षा ने परेशानी से सवाल किया। चलो तुम्हें मतलब के साथ साथ करके भी दिखाता हूँ। वर्षा के सवाल पर एक आदमी आगे बढ़ता बोला और फिर इसने वर्षा का हाथ पकड़ना चाहा तो अफान ने एक झटके से वर्षा को खुद के पीछे करता इस आदमी को जोर से लात मारी, जिस पर वर्षा ने तो इन्हें हैरानगी से देखा, जबकि इस आदमी को जमीन पर गिरता देखकर इसके बाकी साथी फौरन से आगे बढ़े और अफान पर हमला किया तो अफान ने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला करना शुरू किया। अफान के हाथ के भारी मुक्के और लाते इन आदमियों को इनकी नानी याद दिला गए, जबकि वर्षा तो अफान को यूं लड़ता देखकर परेशान थी। अभी अफान 2 आदमियों को बुरी तरह से मार ही रहा था कि एक आदमी ने पीछे से आते अफान के सर पर डंडा मारा। ये वार इतनी जोर का था कि अफान चंद ही लम्हों में जमीन बोस होता होशो-हवास से बेगाना हो गया, जबकि अफान को बेहोश होता देखकर वर्षा को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। फिर वर्षा भागकर अफान के पास आई और इसके उल्टे पड़े वजूद को झंझोड़ने लगी, साथ साथ चीख चीख कर इसे बुलाने लगी, मगर अफान के जिस्म में कोई हलचल ना हुई, जबकि इसके सर से खून निकलता देखकर वर्षा को मजीद रोना आने लगा। तभी इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़ते वर्षा को खींचकर अफान से दूर किया तो वर्षा चीखती चिल्लाती अफान से दूर हुई। वो आदमी वर्षा को खींचकर एक दरख्त के पीछे ले गया, जबकि वर्षा मुसलसल चीखती चिल्लाती खुद को छुड़ाने लगी। इस आदमी ने वर्षा को दरख्त के पीछे लाते ही इसके सर के ऊपर से दुपट्टा बेदर्दी से खींचकर उतार दिया, जबकि वर्षा मुसलसल इस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। साथ साथ वो चीखती चिल्लाती मदद के लिए पुकारने लगी, मगर इस घने जंगल में वर्षा की मदद के लिए कोई ना आया। चीखने चिल्लाने और खुद को छुड़ाने में वर्षा की फ्रॉक की एक आस्तीन फट गई, जिससे इसकी दूध से सफ़ेद बाजू नजर आने लगी। अल्लाह जी प्लीज़, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी इज़्ज़त को बचा ले, मैं इस तरह से बेआबरू नहीं होना चाहती। अल्लाह जी प्लीज़ सुन ले मेरी दुआ, मेरे लिए मदद भेज दें प्लीज़ अल्लाह जी। वर्षा भी इस आदमी से खुद को छुड़ा ही रही थी कि अचानक इस आदमी ने ज़ोर से वर्षा के मुंह पर थप्पड़ मारा। अपने गाल पर भारी मर्दाना हाथ पड़ते वर्षा सह न सकी और ज़मीन पर जा गिरी। फिर वर्षा ने रोते हुए दिल में अल्लाह से मदद मांगी और वो रब तो कहता है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं उस तरीके से तुम्हारी मदद करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। वर्षा के सच्चे दिल से मांगी गई दुआ अर्श पर बैठे उस रब ने सुन ली और उसके लिए मदद भेज दी। इस आदमी ने ज़मीन पर गिरी वर्षा को बाजू से पकड़ते अभी सीधा ही किया था कि वर्षा की आंखें चमकती हुई सब्ज हो गई और फिर वर्षा ने इस आदमी की गर्दन पकड़ते पीछे को मोड़ते एक ही सेकंड में इसे ऊपर पहुंचा दिया। काफ़ी देर तक वर्षा की आवाज़ ना आते देखकर एक आदमी फौरन दरख्त के पीछे गया तो वर्षा ने इसे भी इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया। अपने दूसरे साथी को भी वापस ना आता देखकर बाकी दोनों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। फिर वो फौरन से इस दरख्त के पीछे गए तो वर्षा ने इन दोनों को भी एक ही झटके में
मौत के घाट उतार दिया। तभी अजान की आवाज़ वर्षा के कानों में पड़ी तो आलिम सुल्तान वर्षा के बीच से निकल गया और वर्षा लहराकर ज़मीन बोस हुई। काफ़ी देर बाद जब वर्षा को होश आया तो चारों आदमियों को मरा हुआ देखकर वर्षा ने परेशानी से मुँह पर हाथ रखा। तभी इसे याद आया कि वो तो इस आदमी के थप्पड़ मारने पर ज़मीन पर गिरी थी और इसने अल्लाह जी से दुआ की थी, अपनी हिफाजत की। इसके बाद का वर्षा को कुछ भी याद नहीं था। फिर वर्षा फ़ौरन से उठती अफ़ान के पास आई और इसे हिलाने लगी, मगर अफ़ान में कोई हलचल ना हुई। फिर नाजुक सी वर्षा ने बड़ी मुश्किल से बॉडी बिल्डर अफ़ान को पलटा और इसका मुँह थपथपाने लगी। फिर वर्षा ने झुकते अफ़ान के सीने पर सर रखा तो इसे अफ़ान का दिल धड़कता महसूस हुआ, जिसका मतलब था कि अफ़ान बेहोश है। अफ़ान को बेहोश देखते वर्षा फ़ौरन से झील के पास गई और अपने हाथों में पानी भरती अफ़ान के पास लाई। अफ़ान झील से इतनी दूर था कि जब तक वर्षा अफ़ान के पास पानी लाती इसका हाथ खाली हो जाता। फिर वर्षा परेशानी से दरख्त के पीछे गई और डरते डरते इन आदमियों की जेबें तलाश की तो एक की जेब से चाबी निकली जो शायद किसी घर की थी, मगर इसके साथ लगे छोटे से किचन का वर्षा पानी लेने में इस्तेमाल कर सकती थी। वो किचन एक छोटे से कप की शक्ल में बना था जिसे वर्षा झील में डालकर पानी अफ़ान पर डाल सकती थी। फिर वर्षा फ़ौरन खड़ी हुई, इसने अपना दुपट्टा उठाते गले में डाला और भागकर झील के पास गई और किचन में पानी भरते एहतियात से अफ़ान के पास लाती इसके ऊपर डाल गई। पानी डालने के बाद भी अफ़ान के जिस्म में कोई हलचल ना होते देखकर वर्षा को शदीद रोना आया और फिर वो ज़मीन पर बैठती अफ़ान के सीने पर सर रखती शिद्दत से रो दी। इस घने जंगल में अफ़ान के सिवा इसके पास और कोई सहारा न था। वर्षा रोती हुई अज़लान, समरा, अफ़ान, शहला और रहमान साहिब के साथ गुजारे पल याद करने लगी। तभी किसी ने इसके सर पर हाथ रखा तो वर्षा आंखें खोलती एक झटके से ऊंची हुई। अफ़ान की आंखें खुली देखकर वर्षा को मज़ीद रोना आया, जबकि अफ़ान अपने सर पर हाथ रखता दर्द बर्दाश्त करता उठ बैठा। अफ़ान सर, आप ठीक हैं? हाँ, तुम ठीक हो? वो चारों आदमी कहाँ गए? वो मुझे ज़बरदस्ती उस दरख्त के पीछे ले गए थे और फिर मैंने इन चारों को मार दिया। वो वहीं इस दरख्त के पीछे हैं। वर्षा के सवाल पर अफ़ान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने नज़र झुकाते जवाब दिया, जिस पर अफ़ान को हैरत का शदीद झटका लगा। तुम ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने अल्लाह जी से सच्चे दिल से दुआ की थी और अल्लाह जी ने वक्त से पहले ही इस जिन को मुझ पर हावी कर दिया। इसके बाद कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आई तो वो चारों मर चुके थे। मतलब जिसे हम तुमसे दूर कर रहे थे, अल्लाह ने इसी के ज़रिए हमारी मदद की। या अल्लाह, तेरा लाख दफ़ा शुक्र है। अफ़ान के सवाल पर वर्षा फ़ौरन बोली तो अफ़ान ने दिल ही दिल में सोचते अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी अफ़ान की नज़र वर्षा के फटे हुए स्लीव और गाल पर बनी 5 उंगलियों पर गई तो अफ़ान ने फ़ौरन से अपना जैकेट उतारते वर्षा के कंधों पर डाला तो अपनी स्लीव का याद करते वर्षा ने फटाफट से अफ़ान की जैकेट पहनी और सख्त शर्मिंदा हुई, जबकि अफ़ान ने फ़ौरन से अपनी जेब से रुमाल निकालते अपने सर पर रखा। खून बहना तो अब बंद हो चुका था, मगर अफ़ान को अपने ज़ख्म में सख्त दर्द था। खून बहने की वजह से अफ़ान के कान का पिछला हिस्सा और गर्दन के साथ साथ शर्ट का कॉलर भी सुर्ख हो चुका था। फिर अफ़ान फ़ौरन खड़ा हुआ तो इसे एक ज़ोरदार चक्कर आया। इससे पहले कि अफ़ान गिरता, वर्षा ने फ़ौरन से अफ़ान को सहारा दिया। फिर वो दोनों झील के साथ साथ ही चलने लगे। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से अफ़ान को शदीद चक्कर आ रहे थे, जबकि वर्षा इसे सहारा देती अपने साथ रखे हुए थी। काफ़ी देर चलने के बाद इन्हें दूर एक छोटा सा गाँव नज़र आया। अफ़ान सर, वहाँ कोई गाँव है, हमें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए। शुक्र है अल्लाह जी, आपने इस जंगल से हमारी जान छुड़ाई। वर्षा की बात सुनते अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया, मगर थोड़ा और आगे जाते ही अफ़ान को इतना बुरा चक्कर आया कि वो एक बार फिर होशो हवास से बेगाना होता ज़मीन पर गिर गया। अफ़ान को ज़मीन पर गिरते देखकर वर्षा इसके पास बैठती एक बार फिर इसे उठाने लगी, मगर नाकाम रही। फिर वर्षा को एक आइडिया आया तो वर्षा उठकर भागती हुई गांव की तरफ आई। वर्षा जैसे ही गांव के पास पहुंची तो 2 औरतें और एक आदमी इसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है? नहीं अम्मा जी, प्लीज़ मेरी मदद करें। अफ़ान सर को चोट लगी है और सर से बहुत खून बह रहा है, वो बेहोश हो गए हैं। या अल्लाह खैर, चलो दिखाओ कहाँ पर। शफीक, फैजान, चलो तुम दोनों भी। एक अधेड़ उम्र औरत वर्षा को देखती बोली तो वर्षा ने रोते हुए जवाब दिया, जिस पर वो औरत अपने सीने पर हाथ रखती हैरानगी से बोली तो एक आदमी ने आगे बढ़ते जवाब दिया। फिर 2 और आदमियों को बुलाया तो वो दोनों भी फ़ौरन इनके पास आए। फिर वर्षा इन्हें लेती अफ़ान के पास आई तो 2 आदमियों ने अफ़ान को उठाते एक आदमी के ऊपर डाला और फिर वो लोग अफ़ान को उठाते गांव में मौजूद उसी बूढ़ी औरत के घर ले आए जिसने सबसे पहले वर्षा को देखा था। वो बूढ़ी औरत और इसका शौहर अकेले इस घर में रहते थे। उन दोनों की कोई औलाद न थी, इसलिए वर्षा को देखते इस औरत को वर्षा अपनी बेटी जैसी लगी और फिर वर्षा की बात सुनते वो गांव वालों की मदद से इन दोनों को अपने घर ले आई। फिर इन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलाया तो इसने फ़ौरन से अफ़ान के सर की पट्टी की और कुछ ज़रूरी अद्वियात दी और इसे अनार का ताज़ा जूस पिलाने को कहा। तो इस औरत ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि वर्षा आती अफ़ान के पास बैठी तो वो औरत भी इसके पास आई। बेटा, ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरे भाई के दोस्त हैं। तुम दोनों जंगल में कैसे पहुंचे? इस औरत की बात सुनते वर्षा फ़ौरन बोली तो इस औरत ने फिर सवाल किया, जिस पर वर्षा ने झिझकते हुए सारी कहानी सुनाई तो वो औरत हल्का सा मुस्कुराई। ले, ये जिन से डरने की ज़रूरत नहीं, मेरी बहन के घर के पास एक मौलवी हैं।
इन्होंने ऐसे बहुत से जिन निकाले, ये ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें इनके पास भेजूंगी, देखना सब सही हो जाएगा, और जब तक ये ठीक नहीं होता तुम दोनों यहीं रहना मेरे पास। मुझे तुम दोनों मेरे अपने बच्चों जैसे लगे हो, यूं लग रहा है शादी के 40 साल बाद खुदा ने मेरी गोद भर दी। मेरा नाम फरजाना है और ये मेरे शौहर हैं राशिद। हमारी कोई औलाद नहीं है, मगर तुम दोनों अब से हमारी औलाद हो। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र कर रही हूँ, तुम हमें अम्मी अब्बू कह सकती हो। फरजाना, बच्ची को कुछ खिलाओगी भी या बातों से ही इसका पेट भरोगी? वर्षा की कहानी सुनते फरजाना फौरन बोली तो राशिद ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर फरजाना हंसती उठकर बाहर गई तो राशिद भी नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। थोड़ी देर बाद फरजाना एक औरत के साथ अंदर आई। इस औरत के हाथ में बहुत सारे कपड़े मौजूद थे। फिर फरजाना मुस्कुराती आगे बढ़ी। वर्षा बेटा देख लो, इनमें से जो पसंद आए पहन लो, ये मट्टी वाले कपड़े उतार दो। जी अम्मी। हाय, तेरे मुंह से अम्मी लफ्ज कितना सोना लगता है। फरजाना की बात सुनते वर्षा फौरन बोली तो फरजाना ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने चौंक कर इन्हें देखा तो फरजाना और वो औरत दोनों मुस्कुराई। मुझे पता है तू पंजाबी सुनकर चौंकी है, मगर इस गांव में सारे तुझे पंजाबी ही मिलेंगे, सिंधी कोई नहीं मिलेगा। ये पूरा गांव पंजाबियों का है और हम सारे तो यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। फरजाना की बात सुनते वर्षा हल्का सा मुस्कुराई, फिर इसने एक हल्के आसमानी रंग का सूट निकाला और बदलने चली गई, जबकि वो औरत बाकी के कपड़े फरजाना के कमरे में रखती वापस चली गई। इसमें मर्द और औरत दोनों के कपड़े थे, यानी कि फरजाना ने वर्षा के साथ साथ अफान के लिए भी कपड़े मंगवाए थे। वर्षा कपड़े बदल कर जैसे ही बाहर निकली तो फरजाना ने इसे खाना दिया। खाना खाने के बाद फरजाना ने इसे कुछ देर आराम करने को कहा तो वर्षा को भी आराम करना मुनासिब लगा, क्योंकि अफान तो अभी बेहोश था और वर्षा भी कल रात से नहीं सोई थी। इसलिए वो भी फरजाना की बताई हुई जगह पर खामोशी से जाती लेटी और जल्दी नींद की वादियों में उतर गई।